मिसेस जू शेंदाई को ले गई थी एक प्राइवेट हॉस्पिटल। एक सीनियर डॉक्टर ने उन्हें रिसीव किया, एक ऐसे डॉक्टर जो शायद रिटायर होने के बाद फिर से सर्विस में लाए गए थे। जैसे ही चेकअप स्टार्ट हुआ, मिसेस जू ने एक बार फिर डिग्निटी के साथ रूम छोड़ दिया ताकि शेंदाई थोड़ा कंफर्टेबल महसूस करे। पर शेंदाई का अंदर का ऑकवर्डनेस अब भी उसके चेहरे पर लिखा था, एक ऐसे मोमेंट में जहां उसे अपना सबसे पर्सनल ट्रॉमा एक्सप्लेन करना था एक अनजान इंसान के सामने। डॉक्टर ने कामली सुना और फिर फाइनली बोला, तो आप डिवोर्स्ड हैं और आपके एक्स हस्बैंड का फेरामोन लेवल एस क्लास है। आप बच्चा पैदा करना चाहते हैं और बाद में माँ खटवाना चाहते हैं, है ना? शेंदाई थोड़ा ऑकवर्ड हुआ। डॉक्टर के टोन में एक इम्प्लाइड ब्लेम था, जैसे वो कह रहे हो तो डिवोर्स क्यों किया फिर? पर शेंदाई ने क्लैरिफाई नहीं किया, सिर्फ हाँ में सर हिला दिया, जैसे कह रहा हो यही है जो अब है। इस केस में बेस्ट यही होगा, डॉक्टर ने बोला, कि आपके एक्स हस्बैंड कुछ फेरामोन एक्सट्रैक्ट करने में मदद करें, प्रेगनेंसी आगे सपोर्ट करने के लिए। बच्चा पैदा हो जाए तो आप बाद में फिर माँ खटवा लीजिए। शेंदाई ने हल्की सी कड़वी मुस्कुराहट के साथ कहा, वो ये बच्चा रखने के लिए तैयार ही नहीं है, मदद तो दूर की बात है। डॉक्टर का एक्सप्रेशन अब चेंज हो गया। तो डिवोर्स एग्री क्यों किया? क्या आपको पता नहीं, प्रेगनेंसी के दौरान अल्फा आपसे लीगली डिवोर्स नहीं कर सकता। अगर आप चाहते तो वो मजबूर होता फेरामोन सपोर्ट देने के लिए। शेंदाई ने डॉक्टर की आंखों से नजर हटा ली। कैसे समझाए? उसने खुद वो पेपर साइन किया था, अपनी मर्जी से नहीं पर मजबूरी से। इतना कॉम्प्लिकेटेड था उसका दर्द कि एक स्ट्रेंजर डॉक्टर से वो सब कह भी तो नहीं सकता था। डॉक्टर, कोई और रास्ता नहीं है क्या? क्या यूनिवर्सल या सिंथेटिक फेरामोन्स यूज नहीं हो सकते? डॉक्टर ने एक ठंडी सांस ली और बैठकर उसे पेशेंटली समझाया। थियोरेटिकली तो हो सकता है, मैंने कई ओमेगा पेशेंट्स को आर्टिफिशियल फेरामोन से ट्रीट भी किया है, लेकिन तुम्हारा केस, एस क्लास अल्फा के फेरामोन्स इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं कि उनका सब्स्टिट्यूट आज तक मैंने कभी नहीं देखा। इतना रेयर केस है, कोई सक्सेस स्टोरी भी नहीं है और फेलियर का भी सॉलिड डेटा नहीं। बच्चा अभी छोटा है तो फेरामोन्स डिपेंडेंसी ज्यादा नोटिसेबल नहीं है, पर जैसे जैसे प्रेगनेंसी आगे बढ़ेगी बच्चे का डेवलपमेंट फेरामोन पे हेवीली डिपेंड करेगा। ऑनेस्टली मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से ऐसे केस में सक्सेस का चांस बहुत लो है। शेंदाई का चेहरा एकदम सफेद सा पड़ गया, लिप्स हिल रहे थे पर आवाज नहीं निकल रही थी। उसने सिर नीचे झुकाया जैसे किसी ने उसका दिल तोड़ दिया हो, वो भी बिना चिल्लाए। डॉक्टर ने उसकी तरफ स्लाइटली सिंपैथिक नजर से देखा, फिर बोले, मैं गारंटी नहीं दे सकता, ना बच्चे के बर्थ की वाइबिलिटी का, ना उसके हेल्थ का, ना तुम्हारी डिलीवरी के वक्त तुम्हारी सेफ्टी का। अगर तुम्हारा अल्फा तुम्हारी मदद नहीं करता तो सबसे बेटर यही होगा कि प्रेगनेंसी टर्मिनेट कर दी जाए। शेंदाई के होठों से बस एक टूटा सा सवाल निकला, क्या कोई और रास्ता नहीं है? डॉक्टर ने अफसोस भरी आंखों से उसे देखते हुए कहा, दुख के साथ कहना पड़ता है, ऑलमोस्ट, सच में कोई ऑप्शन नहीं बचा। अगर तुम्हारा मार्क न होता तो फेरामोन्स इतने डीपली फ्यूज नहीं होते और शायद सब्स्टिट्यूट फेरामोन्स काम कर जाते। दैट वन सेंटेंस और सब बिखर गया। शेंदाई ने अपने हाथ छुपाने के लिए लैब कोट के पॉकेट्स तलाश किए, पर कुछ सेकंड्स बाद उसे याद आया वो तो काफी टाइम से लैब कोट पहना ही नहीं था। अब उस छोटी सी रियलाइजेशन में ही इतना दर्द था। मैं तो ऑलरेडी तैयार था, सब कुछ हारने के लिए तैयार था। उसने अंदर ही अंदर डिसाइड कर लिया था, ना उसके लिए वैल्यू का सवाल था ना सैक्रिफाइस का, सिर्फ इतनी ही इच्छा थी, अपना एक बच्चा रखने की, अपना एक अपना बनाने की। दिन के स्ट्रेस और रात की नींदलेस पलों में उसने खुद को बार बार खोल के देखा था। 28 साल का हर एक्सपीरियंस, हर समझ, हर कॉम्प्रोमाइज, सब कुछ तोड़ के सिर्फ एक सवाल छोड़ा था, क्या मैं इस बच्चे के लिए सब कुछ दे सकता हूँ? जवाब था हाँ, पर अब वो बच्चा तो रह ही नहीं सकता था। उसने कितनी बार उस बच्चे को इमेजिन किया था, छोटी छोटी सोच बनाई थी,
कि कैसे उसके अंदर एक नई जिंदगी पल रही थी, कि कैसे एक दिन वो उससे मिलेगा और उसे बिना शर्त के प्यार करेगा, एक अनकंडीशनल रिश्ता फाइनली। पर अब क्या उनकी मुलाकात होने से पहले ही अलविदा कहना पड़ेगा? और तब उसने रियलाइज किया कि वो इतना क्यों लड़ रहा था, इतना डेस्परेटली, इतने पागलपन से, सिर्फ एक बच्चे के लिए। आंसर था क्योंकि उसे एक फैमिली चाहिए थी। उसके पास कभी असली माँ बाप नहीं थे। दादी ज्यादा टाइम तक साथ नहीं रहेंगी और जो दिल उसने जू मोयू को दिया था वो तो उसने मिट्टी में मिला दिया। अब जब दादी भी चली जाएंगी तो उसके पास कोई नहीं बचेगा। नो फैमिली, नो होम। और इस सोच ने ही उसके अंदर का सब कुछ खाली कर दिया। डॉक्टर ने उसकी ऐसी हालत देखकर थोड़ा इमोशनल होते हुए बोला, बच्चे तुम अभी जवान हो, जिंदगी का एक नया चैप्टर अभी बाकी है। कभी ना कभी तुम्हें एक ऐसा अल्फा जरूर मिलेगा जो तुम्हारा होगा और तुम उसके साथ अपना बच्चा भी पाओगे। आगे आने वाले कल को गले लगाओ। शेंदाई ने अपनी आंखों के आंसू झटपट पोंछ दिए। बोला, थैंक यू। डॉक्टर ने उसे थोड़ा नरम होके कहा, शुक्रिया मत बोलो, मैंने कुछ खास नहीं किया। शेंदाई ने आंखों में एक अलग डिटर्मिनेशन लेकर पूछा, क्या आप मेरा मार्क तुरंत रिमूव करवा सकते हो? आज ही, अभी के अभी? ये मार्क जैसे एक एंगेजमेंट गिफ्ट हो जू मोयो के लिए, एक गिफ्ट जो वो वापस देना चाहता था, साफ साफ कह के कि अब मैं तुम्हारा नहीं हूँ। डॉक्टर ने घबरा कर घड़ी देखी। इतना जल्दी नहीं हो सकता, पहले कुछ टेस्ट जरूरी हैं और तुम्हारी करंट मेंटल कंडीशन भी ठीक नहीं लग रही। शेंदाई ने तुरंत रिएक्ट करते हुए कहा, मैं फिजिकली बिल्कुल ठीक हूँ डॉक्टर, मुझे मार्क तुरंत हटवाना है। जिस खुशबू पे वो कभी फिदा था वो ही अब उसकी सबसे बड़ी सजा बन गई थी। इबोनी वुड की स्मेल जो पहले सूदिंग थी, अब वो एक पॉइजनस फ्रेगनेंस बन गई थी। एक केमिकल चेन रिएक्शन जो उसकी बॉडी और साउल को टॉर्चर करता जा रहा था। उसे बस छोड़ना था। मैं जू मोयू का वो निशान अपने ऊपर नहीं रखना चाहता। उसने आंखों में जले हुए दर्द के साथ सोचा। डॉक्टर ने फाइनली फोन उठाया। जियाओ शाओ, प्लीज मेरे ऑफिस में तो आना। थोड़ी देर में एक नर्स आई और उसके साथ मिसेस जू भी अंदर आई। उनकी आंखों में सवाल थे, कंसर्न था और थोड़ा डर भी। शेंदाई ने उनकी तरफ देखा। आंखों में कुछ भी बाकी नहीं था, एक खाली डेड स्टेयर, जैसे कोई अंदर से मर चुका हो। डॉक्टर और नर्स क्वाइटली डिस्कस कर रहे थे शेड्यूलिंग के ऑप्शंस और मिसेस जू ने पूछा, आज ही करना है क्या? मिसेस जू ने शेंदाई की तरफ देखा, फिर प्यार भरी आवाज में कहा, इतनी जल्दी की क्या जरूरत है? पहले मैं तुम्हारे साथ जगह ढूंढ लेती हूँ और आज का दिन तो काफी लेट हो चुका है ना। पर शेंदाई ने सीधा सीधा ना में सर हिला दिया। बोला, प्लीज अभी के अभी मार्क रिमूव करवा दीजिए। उस मार्क के थ्रू एक तरफ स्वीट सा इल्यूजन था, दूसरी तरफ जू मोयू का क्रूएल साफ साफ बिहेवियर। वो फ्रेगनेंस अब उसके लिए एक नाइटमेयर सी बन गई थी, एक पॉइजन जो हर पल उसके अंदर घूम रहा था, जैसे कांटे उसके अराउंड लपेट रहे हो, जो हर सेकेंड उसका खून चूस रहे हो। उसे लगता था मैं जी नहीं पाऊंगा जब तक ये मार्क मेरे साथ है। मिसेस जू ने फाइनली एक डीप साय लेकर डॉक्टर की तरफ देखा और धीरे से पूछा, आज के लिए अरेंज हो सकता है क्या? डॉक्टर ने फाइनली थक कर बोला, मिस्टर शेन का करंट फिजिकल कंडीशन उतना स्ट्रांग नहीं है, लेकिन अगर वो इंसिस्ट करते हैं तो हम ओवर टाइम का भी इंतजाम कर सकते हैं। पर फिर उन्होंने एक और सवाल ठोक दिया, मिस्टर शेन, मार्क रिमूवल और अबॉर्शन दोनों एक ही वक्त पे करना होगा, क्या आप मेंटली तैयार हैं? शेंदाई का दिमाग फिर से ब्लैंक हो गया। अबॉर्शन? आज? इसी वक्त? क्या मैं तैयार हूँ? क्या मैं सच में सब कुछ खत्म करने जा रहा हूँ? क्या ये दोनों प्रोसीजर्स एक ही साथ करना जरूरी है डॉक्टर? उसने धीरे से पूछा, ऑलमोस्ट विस्पर जैसा। नर्स ने नरम आवाज में जवाब दिया, एनेस्थीसिया लगते ही फीटस रिटेन नहीं किया जा सकता। मार्क रिमूवल तो मिनिमली इन्वेसिव है, लेकिन अबॉर्शन से बॉडी पर मेजर इफेक्ट पड़ता है और दोनों एक साथ करना
डेंजरस हो सकता है। शेंदाई ने अपना सर झुका दिया और सीधा अपने बेली को देखने लगा। बिल्कुल स्टिल, बिल्कुल क्वाइट, जैसे समुद्र के बीच में एक पत्थर हो वो। उसके मन में सब कुछ उल्टा पुल्टा हो रहा था। इतना बड़ा डिसीजन कैसे ले, कैसे डिसाइड करे कि क्या सही है। डॉक्टर ने सॉफ्टली बोला, मिस्टर शेन प्लीज रिकंसिडर, ये आपकी हेल्थ का सवाल है। तभी एक फ्लैश जैसे उसके दिमाग में लाइटनिंग हुई। एक आइडिया, एक होप, एक लाइफलाइन, एक पॉसिबिलिटी जो सब कुछ बदल सकती थी। शेंदाई ने अचानक नर्स की तरफ देखा, आंखों में एक चमक लेकर उससे पूछा, क्या मैं सिर्फ मार्क रिमूव नहीं करवा सकता हूँ? नर्स लिटरली हिल गई उसके इंटेंस लुक से। है? शेंदाई ने डेस्परेशन में बोला, अगर मैं मार्क अभी हटा दूं तो क्या बेबी ऑल्टरनेटिव फेरामोन्स पे सरवाइव नहीं कर सकता? उसका टोन एक आदमी का था जो डूबते हुए एक पत्ते को भी नहीं छोड़ता। डॉक्टर कंफ्यूज लग रहे थे। बोले, आप कहना क्या चाहते हैं? मिसेस जू भी कंफ्यूज थी। उनके चेहरे में कंसर्न था, कहीं ये लड़का मेंटल ब्रेकडाउन की एज पे तो नहीं? पर शेंदाई खुद क्लैरिटी में था। बोला, बच्चा अभी सिर्फ 3 हफ्ते का ही है, अभी तक अल्फा फेरामोन्स का इन्फ्लुएंस डीप नहीं हुआ होगा ना उस पर। तो अगर मार्क हटा दिया जाए तो सब्स्टिट्यूट फेरामोन से काम चल सकता है, राइट? उसने ऑलमोस्ट सीट से उछल कर कहा। उसकी आंखों में फाइनली एक स्पार्क था, एक फाइट, एक विल टू ट्राई। नर्स थोड़ा झिझकती हुई बोली, मिस्टर शेन शायद आपने क्लियरली नहीं सुना, ऑपरेशन के लिए एनेस्थीसिया लगता है, उसका फीटस पर असर हो सकता है। तो शेंदाई का जवाब आया, तो मत लगाओ एनेस्थीसिया। रूम में एकदम साइलेंस छा गया। डॉक्टर, नर्स, मिस्टर शू, सबके चेहरे पर शॉक, डिसबिलीफ और वरी एक साथ। बुजुर्ग डॉक्टर ने अपना चश्मा उतार दिया, पेशानी से पसीना पोंछने लगे जैसे उन्होंने कुछ इम्पॉसिबल सुन लिया हो। शेंदाई आंखों में फुल क्लैरिटी के साथ बोला, डॉक्टर आपने ही कहा था ना, अगर मार्क रिमूव हो जाए तो सब्स्टिट्यूट फेरामोन्स काम आ सकते हैं, और अभी फीटस इतना डेवलप नहीं हुआ, मतलब अभी वो अल्फा फेरामोन्स पे डिपेंडेंट नहीं है। प्लीज अभी मार्क हटा दीजिए, मैं बिना एनेस्थीसिया के प्रोसीजर करवा सकता हूँ। नर्स की तो सांस ही रुक गई। बोली, ये तो मिस्टर शेन, ये तो पागलपन है। मार्क रिमूवल मिनिमल होता है, पर उसमें भी इंसेशन होता है, वो पेन अनबियरेबल होता है। मैं मोस्ट पीपल नहीं हूँ। शेंदाई ने हर वर्ड डेलिब्रेटली बोला, जैसे हर सिलेबस उसकी स्पाइन से निकल रहा हो। मिसेस शू शॉक से हिल गईं। उन्होंने तुरंत शेंदाई का हाथ पकड़ा। बोली, अदाई तुम पागल हो गए हो क्या? बिना एनेस्थीसिया प्लीज मत करो। मोयू मेरा बेटा है, लेकिन कोई भी इतना वर्थ नहीं होता। शेंदाई ने उनका हाथ सॉफ्टली पकड़ा। बोला, मेरा बच्चा वर्थ करता है। और उसकी मुस्कान एकदम ब्रोकन बट पीसफुल थी। मैं ये मोयू के लिए नहीं कर रहा। शायद अभी मेरी बातों में कन्विक्शन ना हो, लेकिन जब मार्क हट जाएगा तब मेरे और मोयू के बीच का रिश्ता भी खत्म हो जाएगा। तब मेरा बच्चा सिर्फ मेरा होगा। मैं ये सब अपने लिए कर रहा हूँ। मिसेस जू की आंखों से आंसू साइलेंटली गिरने लगे। उन्होंने शेंदाई का हाथ टाइटली पकड़ लिया और बेचैनी के साथ रोने लगी। फिर बोली, अगर मुझ में तुम्हारी आधी भी हिम्मत होती तो मैं अपनी जिंदगी का इतना बड़ा पछतावा नहीं उठाती। जाओ अदाई, इस बार अपने आप को रिग्रेट करने का मौका मत देना। दूसरी तरफ एंगेजमेंट पार्टी का सीन चल रहा था। जू मोयू एक परफेक्ट होस्ट की तरह हर गेस्ट को ग्रीट कर रहा था। एक हाथ में वाइन का ग्लास और दूसरे हाथ में उसका फियांसी जाओ जियाओचू का हाथ। आज उनका पहला ऑफिशियल अपीयरेंस था। सब कुछ एक वीक के अंदर ही अरेंज हुआ था। शादी की टर्म्स फाइनलाइज करना, इनविटेशंस भेजना, एंगेजमेंट पार्टी होस्ट करना, सब कुछ एकदम रश था। पर जू मोयू का ध्यान पूरा टाइम बस एक ही जगह अटका था, फोन स्क्रीन पर। बार बार वो सीक्रेटली फोन चेक कर रहा था कि क्या उसकी माँ और शेंदाई का पता चला। जाओ जियाओचू एक आइडियल ओमेगा था, प्रेस्टिजियस फैमिली से, आर्ट्स ग्रेजुएट, काम नेचर का और एलिगेंट डेमिनियर। एक ऐसी चॉइस जो हर एंगल से परफेक्ट थी।
जू मोयो ने कभी लाइक जैसे इमोशंस को इम्पोर्टेंस ही नहीं दिया था। बस नॉट डिसलाइक होना उसके लिए काफी था। सब कुछ एक कैलकुलेटेबल वैल्यू में फिट हो जाता। एक्सेप्ट लाइकिंग, दिस वाज जस्ट एन ओवररेटेड ट्रिक फॉर हिम। लेकिन फिर भी उसके दिमाग में एक ही चेहरा बार बार फ्लैश हो रहा था, शेंदाई का। युगे, कुछ काम है क्या? मैं हैंडल कर लेता हूँ ना गेस्ट को, जाओ जियाओ चू पोलाइटली ऑफर करते हुए बोला, थोड़ा समझदारी से। जू मोयू ने उसे कोर्टियस स्माइल दी और बोला, एक्चुअली हाँ, एक अर्जेंट कॉल करना है, तुम प्लीज गेस्ट का ध्यान रखना। और वो सीधा चला गया टेरेस पे और डायल किया ड्राइवर ओल्ड वू का नंबर। दूसरी तरफ जब फोन पिक हुआ तो ओल्ड वू का वॉइस थोड़ा हैवी लग रहा था। वो बोले, मिस्टर जू, आई एम सॉरी, अभी तक उनका कोई पता नहीं चला। लगता है आपकी माँ ने पहले से ही सब गैस कर लिया था कि आप लोग उन्हें यूं ढूंढने वाले हैं, इसीलिए उन्होंने अपनी ही फैमिली के लोग और गाड़ी यूज की। सुनकर जू मोयू का चेहरा और टाइट हो गया। बोला, कंटिन्यू करो सर्च को और मेरे फादर को इसमें मत इन्वॉल्व करना। अंडरस्टूड मिस्टर जू। जब कॉल कट हुआ तो जू मोयू इतने गुस्से में था कि उसने गुस्से में एक फ्लावर बेड पर किक मार दिया। फेरामॉन्स का प्रेशर उसके अंदर बॉईल हो रहा था, लेकिन कुछ गहरी सांस लेकर उसने अपने आप को संभाल लिया, सोचते हुए कि काम डाउन मोयू, नॉट हियर, नॉट नाउ। उसके फादर ने ऑलरेडी उसे वार्निंग दी थी कि ये शेंदाई वाला इशू जल्दी निपटाओ, इससे तुम्हारी इमेज पर असर पड़ रहा है। पर मोयू को डांट से डर नहीं लगता था, उसे डर लगता था बेइज्जती से, कि टॉप अल्फा होने के बावजूद वो अपने ही ओमेगा को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। और सबसे ज्यादा गुस्सा उसे आंटी लैन पर आ रहा था, उस नानी ने जिसने उसे बचपन से पाला। उसने उसकी खुद की बर्थ मदर के साथ मिलकर प्लान बनाया और शेंदाई भी बार बार उसके अगेंस्ट जा रहा था। Why can't he be like other ओमेगास? हाँ, कभी लगता है कि उसे कुछ नहीं चाहिए और कभी लगता है कि सब कुछ चाहिए। पर फिर भी जू मोयू ने अपना एंगर मास्क कर लिया और वापस उस ग्लोइंग बैंक्वेट हॉल में एंटर किया। ब्राइट शैंडलियर्स, स्लो बैकग्राउंड म्यूजिक, क्लिंकिंग ग्लासेस, सब कुछ वैसा ही था। पर कुछ देखकर उसका शौक का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। उसकी मॉम वही थी, बिल्कुल उसके फादर के बगल में खड़ी हुई, काम एंड कंपोज्ड, जिसे कुछ हुआ ही नहीं हो। मिसेस जू की स्माइल परफेक्टली पॉइज्ड थी। बोली, और तुम्हारी होने वाली वाइफ कहाँ है? मुझे उससे मिलवाओ। कैमरा शटर्स के क्लिक होने की आवाज कुछ दूरी से आ रही थी। बिल्कुल उसी मोमेंट पे जाओ जियाओ चू भी आ गया। एलिगेंट, कॉन्फिडेंट, ग्रेसफुल, दोनों फैमिलीज के सामने परफेक्ट इंटरेक्शन हुआ, जैसे एक पॉलिटिकल अलायंस हो रहा हो। जू चैन, मोयू के डैड ने थोड़ा झुककर बिजनेस की बातें शुरू कर दी और मोयू अपनी माँ के साथ बात करने का मौका ही नहीं ढूंढ पाया। कुछ ही देर में पूरे गेस्ट भी आ गए। एंगेजमेंट सेरेमनी स्टार्ट हो गई। इतनी शादियों वाली वाइब थी, पर सब कुछ एक बिजनेस मर्जर जैसा ही लग रहा था। कल सुबह की न्यूज में हेडलाइंस होनी ही थी और स्टॉक प्राइसेस डेफिनेटली ऊपर ही जाने को थे। सबके लिए ये कॉर्पोरेट इवेंट था, लेकिन लफ्जों का मास्क ट्रू लव से भरा था। ट्रू लवर्स विल फाइनली यूनाइट, सब एक ही लाइन रिपीट कर रहे थे। जू मोयू के चेहरे पर भी एक फेक स्माइल चिपकी हुई थी, लेकिन अंदर ही अंदर उसके इमोशंस तेजी से स्विंग हो रहे थे। हर सेकंड में शेंदाई का चेहरा फ्लैश हो रहा था उसके दिमाग में, और हर बार वो और ज्यादा एंग्शियस लग रहा था। मैं तो इतने बड़े बड़े क्राइसिस हैंडल कर चुका हूँ, तो अब क्यों लग रहा है जैसे सब कुछ हाथ से निकल रहा है? ये सिर्फ एक ओमेगा का मैटर ही तो है, तो फिर क्यों इतना डर लग रहा है? बैंक्वेट हॉल की लाइट्स अब और ज्यादा ब्राइट लग रही थी और जू मोयू के चेहरे पर एक एक ड्रॉप पसीने का चमक रहा था। उसका हाथ बार बार ट्विच कर रहा था और उसकी आंखों में फोकस मिसिंग था। इवन जू चैंग, उसके डैड ने भी नोटिस कर लिया। थोड़ा ड्रिंक कम करो, उन्होंने धीरे से बोला। पर बात अल्कोहल की नहीं थी। क्या हो रहा था उसकी बॉडी को? फेरामॉन्स का प्रेशर आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा था और उसे अपने आप को बार बार संभालना पड़ रहा था ताकि कोई इनअप्रोप्रिएट रिलीज ना हो जाए। कुछ तो हो रहा है।
एक अजीब सी फीलिंग, एंजाइटी, फियर, पैनिक और एक वियर्ड डिस्कम्फर्ट भी। और वो सब कुछ क्लियरली शेंदाई से कनेक्टेड लग रहा था। एक सेकंड के लिए उसका बैलेंस ही हिल गया। अगर चेयर का आर्मरेस्ट ना पकड़ता तो पब्लिक एम्बैरेसमेंट गारंटीड थी। लोगों ने भी तुरंत नोटिस किया। खुसुर पुसुर चालू हो गई। मोयू थोड़ा ज्यादा ही खुश लग रहा है, ऐसा ही लगता है ना? उसका फेस तो बिल्कुल वाइट हो गया है। अरे ड्रिंक कम करो बेटा, सब ठीक है ना? जू मोयू ने हाँ में हाँ मिलाते हुए स्माइल किया, एक फोर्स स्माइल, और ग्लास टेबल पर रखकर बोला, एक्सक्यूज मी, मुझे थोड़ी देर के लिए रेस्टरूम जाना पड़ेगा। जाओ जियाओ चू भी कंसर्न में आया, बोला मैं साथ चलूं? पर मोयू ने बिना पीछे देखे ही कह दिया, नो इट्स फाइन, और सीधा वो वॉशरूम की तरफ निकल गया। सीन वॉशरूम में शिफ्ट होता है। मिरर के सामने जू मोयू लिटरली 10 सेकंड तक ब्लैंक हो गया। पहली बार उसका चेहरा ऐसा दिख रहा था जैसे वो अपने आप में ही ना हो। टॉप अल्फाज जनरली कभी बीमार नहीं पड़ते। अगर डिस्कम्फर्ट हो भी तो उसका रूट कॉज फेरामोन इम्बैलेंस ही होता है। और जब से उसने शेंदाई को मार्क किया है, ये सब होने लगा है। पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। इतना स्ट्रॉन्ग रिएक्शन सिर्फ एक ही रीजन हो सकता है, शेंदाई। कहीं उसके साथ कुछ बुरा तो नहीं हो गया ना? पर तुरंत ही उसने अपने इस थॉट को शेक कर दिया। उसकी माँ उसके साथ थी, सब सेफ ही होगा ना? पर ये अनईजी फीलिंग, ये क्यों बढ़ती जा रही है? इस वक्त जू मोयो के माइंड में सिर्फ एक ही नीड थी, शेंदाई को देखना, उसका सेफ होना कंफर्म करना। उसने अपनी रिस्ट वॉच चेक की। एंगेजमेंट पार्टी खत्म होने से बहुत दूर थी। चाहे वो हेल्थ रीजन का एक्सक्यूज देके चला भी जाए तो भी फादर या जाओ फैमिली एफेंड तो हो ही जाएंगे ना। पर गॉसिप कोई करेगा भी नहीं। असली प्रॉब्लम ये थी कि मैं अपने एंगेजमेंट पार्टी छोड़ के शेंदाई के पास जाना चाहता हूँ। मैं पागल हो गया हूँ क्या? इतना इम्पल्सिवनेस, इतनी इमोशन ड्रिवन सोच, ये मैं नहीं हो सकता। रेस्टरूम में 10 मिनट निकल गए। कोल्ड वाटर से बार बार वो फेस को धो रहा था, लेकिन एंजाइटी कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। उसने अपना सूट पे हाथ रखा, हार्ट पे डायरेक्ट प्रेशर डाला। उसके फेरामोन्स रेज कर रहे थे अंदर। बस एक छोटी सी ट्रिगर और सब कुछ एक्सप्लोड हो सकता था। वॉशरूम के अंदर एक अलाइड अल्फा कोलैप्स होने के एज पर खड़ा था। वो ऐसे बाहर नहीं जा सकता था, तो उसने अपने फोन से सिर्फ एक कॉल किया, मॉम आई डोंट फील गुड, रेस्टरूम आ जाओ, अलोन। उसकी आवाज में जो कसर थी वो फेक नहीं थी। मिसेस जू तुरंत रेस्टरूम की तरफ भागी और अंदर एंटर करते ही लग्जरी परफ्यूम के बीच एक इंटेंस इबोनी वुड फेरामोन्स का स्मेल, जो किसी भी ओमेगा को फेंट करने के लिए काफी ही होता, उसने महसूस की। लेकिन एक ही इंसान इस सेंट से इम्यून होता है, अल्फा की खुद की माँ। मोयू क्या हुआ, तुम ठीक हो? उसने पैनिक में जू मोयू को पकड़ते हुए पूछा। पर मोयू ने डायरेक्टली उसकी रिस्ट पकड़कर उनकी आंखों में देखते हुए पूछा, शेंदाई कहाँ है? मिसेस जू का फेस स्टिफ हो गया। उन्होंने कुछ नहीं बोला। मॉम, तुम्हें उसके बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। आज तुम्हारी एंगेजमेंट है, अपने होने वाली वाइफ का ख्याल रखो। जू मोयू का कंट्रोल टूटने लगा। वो बोला, शेंदाई इज माई ओमेगा, तुम होती कौन हो उसे ले जाने वाली? तुम्हारी पोजीशन क्या है मेरी लाइफ में ये सब करने के लिए? तुम्हें पता भी है तुमने, वो अब तुम्हारा ओमेगा नहीं है। पिन ड्रॉप साइलेंस। जू मोयू की सांस गले में ही अटक गई। जू मोयू लिटरली फ्रीज हो गया। व्हाट डू यू मीन मॉम? मैं कह रही हूँ तुम उसे डिस्टर्ब मत करो, मैं सब संभाल चुकी हूँ। उस वक्त वो ऑपरेशन रूम में था, मार्क रिमूवल के लिए, और बच्चे का भी अबॉर्शन हो रहा है। इतना सुना और मोयू बस मार्बल फ्लोर को स्टेयर करता रहा, आईज अनफोकस्ड। दिल साइलेंट हो गया। प्रॉब्लम सॉल्व हो गया था ना? शेंदाई ने उसकी बात भी मान ली थी, मार्क हटा दिया, बेबी भी नहीं रहा, और सब कुछ मिसेस जू ने हैंडल कर दिया। एग्जैक्टली वही जो जू मोयू चाहता था। तो फिर ये इतना दर्द क्यों हो रहा है? ऐसा लग रहा था जैसे उसका हार्ट लिटरली टीयर हो गया हो। एक फिजिकल पेन जिसमें उसका पूरा बॉडी ट्रेम्बल कर रहा था। इतना गहरा पैनिक,
इतनी इंटेंस टेरर, जैसे किसी ने उसके अंदर का एंकर तोड़ दिया हो। क्या ये माँ की वजह से है? क्या फेरामोन कनेक्शन के सडन तोड़े जाने की वजह से ये रिएक्शन हो रहा है? और अब शेंदाई उसका ओमेगा नहीं था, वो खुद शेंदाई का अल्फा नहीं रहा, और वो बेबी भी अब दुनिया में नहीं रहा। एक पल में जिस एक इनविजिबल धागे ने उन दोनों को बांधा हुआ था, स्नैप हो गया। जू मोयू के हाथ कांप रहे थे, उसके दिल की धड़कन आउट ऑफ कंट्रोल हो रही थी। बड़ी मुश्किल से वो बोला, विच हॉस्पिटल? उसकी आवाज नीचे थी, ऑलमोस्ट ब्रोकन। मिसेस जू ने कुछ नहीं बोला। साइलेंस, जिसमें सिर्फ उसके अल्फा फेरामोन्स का चाहोटिक प्रेशर ही फील हो रहा था। मॉम, कौन से हॉस्पिटल में है वो? ये जू मोयू का फर्स्ट टाइम था अपनी माँ के सामने हार मानते हुए, अपनी ईगो, अपनी पूरी अल्फा अथॉरिटी साइड में रखते हुए। इतनी बड़ी बात नहीं है मोयू, बस एक छोटी सी सर्जरी है, ठीक हो जाएगा। मैं सब हैंडल कर चुकी हूँ, कंपनसेट भी हो जाएगा, तुम्हें और कुछ करने की जरूरत नहीं। मोयू ने अपने दांत कसकर अपने गुस्से को कंट्रोल किया। अगर मार्क हट भी गया तो भी वो मेरा ओमेगा है, ये हम दोनों के बीच का मैटर है। तुम्हें इसमें इंटरफेयर करने का हक नहीं है मॉम। मैं तुम्हारे भले के लिए कह रही हूँ, तुम ऑलरेडी जियाओ चू से एंगेज्ड हो। जाओ फैमिली के सामने तुम अपना ये एम्बिगुअस रिलेशन कैसे एक्सप्लेन करोगे? ये सच था, जाओ फैमिली से उसका ये अलायंस सिर्फ लव नहीं, बिजनेस का भी मैटर था। फंडिंग, इन्वेस्टमेंट्स, कंपनी का फ्यूचर, सब कुछ स्टेक पे था। मॉम बोली, और वैसे भी तुम्हें लगता है शेंदाई तुमसे मिलना चाहेगा? एंगेजमेंट के दिन अगर तुम वॉकआउट करोगे तो ये तुम्हारी सिंसियरिटी की इंसल्ट होगी। सुनकर मोयू की बॉडी स्टिफ हो गई। उसका ब्रेन लॉजिकल था, ट्रेन था, और अब उसकी माँ ने जो किया, टेक्निकली दैट हेल्प्ड। मोयू ने अपना हेड धीरे से झुका लिया। उसके लिप्स के कोने हिल रहे थे, जैसे वो खुद से स्ट्रगल कर रहा हो। क्या तुमने उसके लिए किसी और को अरेंज किया था ताकि कोई उसका ख्याल रखे मॉम? ऑफ कोर्स। कौन से हॉस्पिटल में है मुझे बताओ, कल मैं। वो तुमसे मिलना नहीं चाहेगा, तुम भी अपनी औकात समझो। ये लाइन थी जहां जू मोयो का पेशेंस क्रैक हो गया। मिसेस जू ने बोलना जारी रखा, तुम दोनों एक दुनिया के लोग थे ही नहीं, अब तो मार्क भी गया, बेबी भी नहीं रहा, क्या बचा? तुम्हारे बीच अब कोई कनेक्शन नहीं। तुमने खुद ही तो अपनी फैमिली फिलॉसफी फॉलो की थी ना, अब अपनी चॉइस पे स्टिक रहो। स्लैम। सिर्फ ये उसके और मेरे बच्चे का मैटर है, आप प्लीज इंटरफेयर करना बंद कीजिए। मॉम ने कहा, तो फिर क्या तुम अपने फादर को ये सब बताने की हिम्मत रखते हो? जू मोयो का चेहरा एकदम ग्लूमी सा हो गया। रेस्टरूम के मिरर के सामने मिसेस जू अपने बाल ठीक कर रही थी। स्नो वाइट नेक पे उनका प्राइसलेस जेड नेकलेस शाइन कर रहा था। बिना पीछे देखे, जिसे खुद से या वो जू मोयो दोनों से बोल रही हो, गो बैक ऑलरेडी, यही तो तुम्हारी चॉइस थी। सीन शिफ्ट होता है हॉस्पिटल वेटिंग एरिया, लेट नाइट। शेंदाई क्वाइटली बैठा था रिसेप्शन में, कार का वेट कर रहा था जो उसे बीजिंग से सीधा लैंचंग ले जाएगी। 1000 किलोमीटर से ज्यादा दूर, एक नई जगह, एक नई जिंदगी। ओरिजिनली उसे खुद जाने का प्लान बनाया था, लेकिन मिसेस जू ने मना किया। बोली, पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे मत जाना, मोयू तुम्हें ट्रैक कर लेगा। वैसे उसे डाउट था कि मोयू वाकई उसे ढूंढने आएगा, पर फिर बाद में पता चला कि मिसेस जू खुद भी नहीं मिलने आई, क्योंकि मोयू उनका पीछा कर सकता था। चाइल्ड की सेफ्टी पहले। सो शेंदाई भी मान गया। फ्लैशबैक 3 दिन पहले। वो 3 दिन शेंदाई के लिए हेल थे। वो ऑपरेशन टेबल पर बंधा हुआ, उसकी ग्लैंड की सर्जरी, वो ना सहन होने वाला पेन। चोट छोटी थी, पर ग्लैंड डैमेज ने उसकी पूरी इंटरनल सर्कुलेशन हिला के रख दी थी। डिजीनेस, नौशिया, कुछ भी खाया तो थ्रो अप। बॉडी तो दर्द में थी ही, पर सबसे ज्यादा दर्द अकेलेपन का था। डॉक्टर ने पहले ही उसे वार्न किया था कि मिसकैरेज का रिस्क बहुत ज्यादा है। उसने सब कुछ झेला, सिर्फ एक उम्मीद में कि बस बच्चा बच जाए। सर्जरी के बाद जब उसने आंख खोली तो जू मोयो के बॉनी फेरामोन्स का कोई असर नहीं था।
जैसे किसी ने उसके अंदर से एक कंप्लीट इकोसिस्टम काट के निकाल दिया हो। जो फेरामॉन्स कभी नरिशमेंट जैसे फील होते थे, अब सिर्फ खाली स्कार छोड़ गए थे। एक इनविजिबल रिश्ता, जैसे क्रीपर प्लांट को जड़ से उखाड़ दिया गया हो। आईवी की ट्रिपिंग साउंड सुनाई दे रही थी। वो 3 दिन सिर्फ पेन नहीं थे, वो तन्हापन भी था जो हर मिनट उसे चुभता रहा। कोई नहीं था पानी देने वाला भी नहीं, कोई नहीं था हाथ पकड़ने वाला। और इसी अंधेरे में उसका उस छोटी सी जान के साथ एक इमोशनल कनेक्शन बन गया। मैं उसके लिए नहीं, मैं तो खुद उसकी वजह से जिंदा हूँ। मिराकुलसली डिस्पाइट ऑल ऑड्स उसका बच्चा बचा रहा और वही उसकी ताकत भी बन गया। रिकवरी के बाद शेंडाई ने अपनी जिंदगी ऑर्गेनाइज करनी शुरू की। उसने मिसेस जू का पैसा तो मना किया, बट उनकी हेल्प एक्सेप्ट कर ली। वो अपना सारा कैश ट्रांसफर करवा चुका था एक एनोनिमस अकाउंट में। नया फोन लिया और अपनी ग्रैंडमा को एक लंबी कॉल की। उन्हें बताया कि मैं ट्रांसफर हो रहा हूँ, पुराना नंबर यूज मत करना और वीचैट भी नहीं। बोलना बहुत हार्ड था, पर दादी ने उसकी ऑकवर्डनेस समझ ली। बोली, अपना ख्याल रखना बेटा, मुझे छोड़ के मत जाना। लेकिन अभी उसे खुद को संभालना था पहले। दादी का ट्रांसफर बाद में, जब सब कुछ स्टेबल हो जाए। लैंचेंग का मेडिकल सिस्टम जरा वीक था, पर अभी सबसे जरूरी चीज थी बच्चे को सेफ रखना और खुद को भी। शेंडाई ने फाइनली अपने कलीग्स को एक ईमेल भेजा कि हेल्थ रीजन की वजह से मुझे कुछ और टाइम के लिए छुट्टी लेनी पड़ेगी। वैसे भी दोस्तों का क्या, ज्यादा क्लोज दोस्त तो थे नहीं उसके। जो भी उसका सोशल सर्कल था वो सिर्फ एकेडमिक लोग और कलीग्स तक ही सीमित था। उसने प्रोफेसर लू और चेंगजी माई को फोन करके सच ही बोल दिया कि वो फिलहाल फाइनली रिटर्न नहीं कर सकता और फॉर्मल रेजिग्नेशन भी पॉसिबल नहीं। अच्छा ये हुआ था कि जू मोयू ने ऑलरेडी उसके लिए मेडिकल लीव अरेंज कर चुका था, तो अब सब वैसे ही रहने देना ही बेहतर था। क्या पता इस वक्त को यूज करके वो अपनी थीसिस ही कंप्लीट कर पाए। शेंडाई की बात सुनकर प्रोफेसर लू ने एक लंबी सी साय भर के बोला, ठीक है चलो जाने दो। गांसू जाने का फैसला फिर फाइनल हुआ था। वहां एक माइनिंग एरिया स्टारशिप कॉर्पोरेशन का ही था और उस रिसर्च इंस्टीट्यूट का हेड प्रोफेसर लू का एक पुराना स्टूडेंट था। तो डेली लाइफ, रिसोर्सेज और डेटा सब कुछ मिल जाएंगे। उसके लिए ये परफेक्ट सेटअप था। शेंडाई का दिल भर आया था। प्रोफेसर ने उसे 10 साल तक नर्चर किया, अपने बेटे की तरह समझा, और अब वो बिना प्रॉपर गुड बाय के छोड़ के जा रहा था। वो सोचता, क्या मैं गलत कर रहा हूँ? क्या ये फैसला सही है? पर जब कोई रास्ता चुनो ना, तो पीछे नहीं देखा जाता, बस आगे बढ़ना पड़ता है। प्रोफेसर ने उसके गिल्ट को समझा और एक भी शिकायत नहीं की। बस कामली कहा, एकेडमिक्स में अप एंड डाउन्स तो आते ही रहते हैं। तुम टैलेंटेड हो और मैं जानता हूँ तुम वापस उठोगे और हम फिर मिलेंगे। शेंडाई का वॉइस अब भर गया था। वो थोड़ा इमोशनल हो गया। बोला, प्रोफेसर आई वोंट गिव अप। लैंचेंग में बाई सीनियर की जरूर हेल्प करूंगा और जब भी जरूरत हो मैं हाजिर रहूंगा। गो नाउ। तुम हमेशा से क्लियर हेडेड थे, मुझे भरोसा है तुम पर। तुम अपनी जिंदगी संभाल लोगे। कट टू प्रेजेंट। मिसेस जू की कार आ चुकी थी। शेंडाई ने हॉस्पिटल छोड़ा और अपनी नई जर्नी के लिए रवाना हुआ। कार में बैठते ही उसने आंखें बंद कर ली, एक गहरी सांस ली और फाइनली अपना फोन ऑन किया और सर्च किया स्टारशिप कॉर्पोरेशन हायर की एंगेजमेंट न्यूज। रिजल्ट में 2 लोग फोटो में परफेक्टली मैच्ड, एक टॉप अल्फा, एक आइडियल ओमेगा। फेरामोन्स टिक, लुक्स टिक, फैमिली बैकग्राउंड वो भी टिक, एवरीथिंग अलाइट, एवरीथिंग डिजायरेबल। और उस फोटो को देख के शेंडाई के चेहरे पर एक ठंडी सी कड़वी मुस्कुराहट आई। तो अब समझ आया कि मैं सिर्फ एक सपना ही देख रहा था, और ऐसा सपना जिसमें मैं अकेला था। जू मोयू के मार्क के बिना जैसे वो एक ट्रांस से बाहर आ गया हो। जो सिंसियरिटी उसने दिल से दी थी, जू मोयू की नजर में सिर्फ एक सस्ता पत्थर थी, और उस पत्थर से वो प्यार खरीदना चाहता था। पर सामने वाले के लिए वो प्यार नहीं, ग्रीड था। अब ना उसमें प्यार करने की ताकत थी, ना नफरत करने की, बस एक ही चाहत थी,
अपनी जिंदगी जो अब वो थोड़ा सा रास्ते से भटक गई थी उसे फिर से पटरी पर लाना। सीन शिफ्ट होता है 1 साल बाद। 1 साल बाद एक नई सिटी, एक नया रूटीन और एक नई जिंदगी। लाइब्रेरी से वापस आते वक्त शंदाई ने एक सुपरमार्केट स्टॉप लिया कुछ खास चीजें लेने के लिए, एक लाइव ग्रुपर और एक 2 किलो का बड़ा सा क्रैब। वैसे तो वो नॉर्थ का लड़का था, सी फूड कभी उसे कुछ खास पसंद नहीं था, और ये नॉर्थ वेस्ट था, यहाँ के लोग भी सी फूड के शौकीन नहीं थे। पर आज का दिन कुछ खास था क्योंकि आज 100 दिन कंप्लीट हो गए थे और ऊपर से थीसिस भी फाइनल ही हो चुकी थी। शंदाई स्ट्रगल कर रहा था डोर खोलने के लिए, 2 बड़े प्लास्टिक बैग्स हाथ में लेकर। तभी एक प्यारी सी बीटा लड़की भाग के आई, बोली, शेन लाओशी, मतलब टीचर, आप फिर से इतना सामान खुद क्यों ले आए? ये बहुत हैवी है ना। राउंड फेस, इनोसेंट स्माइल। उस प्यारी लड़की का नाम था जियाओ दाई। वो रिसर्च इंस्टीट्यूट की एक इंटर्न थी और बाइजिंगवान की स्टूडेंट भी। बाइजिंगवान इस रिसर्च इंस्टीट्यूट का हेड था और प्रोफेसर लियू का स्टूडेंट भी, और शंदाई का सीनियर भी। क्योंकि शंदाई ऑफिशियली वहाँ काम नहीं करता था, तो वो इंस्टीट्यूट के अंदर बाहर बार बार फ्रीली नहीं आ जा सकता था, ना ही रेडिएशन वाले इक्विपमेंट का वो यूज कर सकता था। इसलिए प्रोफेसर बाई ने जाओ दाई को उसके हेल्प के लिए असाइन किया था। वो उसके लिए सिंपल एक्सपेरिमेंट्स और डेटा कलेक्शन मैनेज करती थी, और धीरे धीरे उन दोनों में एक बॉन्ड बन गया। लड़की हार्ड वर्किंग थी, समझदार भी, और जब उसने देखा कि शंदाई अकेला प्रेगनेंसी हैंडल कर रहा है तो उसने नेचुरली मदद करनी शुरू की। इवेंचुअली शंदाई ने उसे अपने साथ रहने के लिए बुलाया। रूम एंड बोर्ड के साथ एक छोटी सी सैलरी भी दी। जो फ्लैट अभी उसने रेंट पर ले रखा था वो भी प्रोफेसर बाई का ही था। कंपनी सब्सिडाइज्ड नॉमिनल रेंट और एक पीसफुल सेफ स्पेस था। दोनों की हेल्प से शंदाई का लाइफ थोड़ा लेस स्ट्रेसफुल बन गया, वरना अकेले बेबी संभालना ऑनेस्टली इम्पॉसिबल होता। शंदाई ने स्माइल करते हुए कहा, मैंने कुछ फ्रेश सी फूड लिया है, तुम्हें बनाना आता है? जाओ दाई ने एक्साइटेड होकर कहा, रेसिपी मिल गई तो बना ही लूंगी, कितना ही मुश्किल हो सकता है। वैसे ये फिश तो काफी बड़ी है, महंगी होगी ना? शंदाई ने ग्रिन करते हुए आंसर दिया, बाहर खाने से तो सस्ता ही है। जब तक सारे इंग्रेडिएंट सेट हो गए, शंदाई ने घड़ी देखी, फिर बोला, मैं जरा क्यू को देखकर आता हूँ, फिर मदद करता हूँ। जाओ दाई ने नॉड करते हुए कहा, जाओ भी, प्रोफेसर बाई तो आज भी ओवर टाइम में ही है, 6:30 से पहले तो आएंगे नहीं। शंदाई क्वाइटली बेबी की रूम की तरफ एंटर हुआ, और फिर दिल पिघला देने वाला सीन। एक चबी गोल मटोल बेबी क्रिब में सो रहा था, फेयर सॉफ्ट स्किन और एक छोटी सी फिंगर अपने मुंह में लिए। लिप्स थोड़े थोड़े हिल रहे थे, जैसे किसी सपने में कुछ यमी खा रहा हो। शायद एक हेवनली ड्रीम देख रहा था, क्या पता क्रैब या ग्रुपर का ही सपना देख रहा हो। शंदाई की नजर अपने छोटे अल्फा पर टिकी थी, और उसकी आंखों में वो सॉफ्टनेस थी जैसे सारी दुनिया का प्यार उस एक लम्हे में सिमट गया हो। क्यू पैदा हुआ था 36th वीक पे, ऑलमोस्ट फुल टर्म, लेकिन स्टिल फ्रजाइल। डॉक्टर ने बोला था कि सब्स्टिट्यूट फेरामोन्स डिलीवरी के टाइम तक काम करेंगे, बट जैसे जैसे बेबी ग्रो करेगा उनका इफेक्ट वीक पड़ता जाएगा। इसीलिए नेचुरल बर्थ का रिस्क लेना मुश्किल था। सिजेरियन डिलीवरी ही उसके लिए बेस्ट ऑप्शन था। बेबी छोटा था, कमजोर भी, 2 हफ्ते तक हॉस्पिटल में मॉनिटर करना पड़ा, और उन्हीं दिनों में शंदाई ने सबसे ज्यादा हेल्पलेस फील किया। पर जब क्यू फाइनली हेल्दी होकर घर लौट आया, लगता था जैसे एक नई जिंदगी उसके साथ ही घर लौट आई हो। क्यू ये उसका मिल्क नेम था, और असली नाम उसके दादा ने शंदाई का नाम रखा था दाई, माउंट ताई का नाम पे, और उसका बेटा उसका छोटा पहाड़, हिज क्यू। शंदाई ने धीरे से झुककर क्यू के फ्लफी बालों को टच किया, फिर अपनी नाक उसके सर के पास ले जाकर एक हल्की सी स्निफ ली। चाइनीज जुनिपर, ये थी क्यू के फेरामोन्स की खुशबू, थोड़ी मेडिसिनल बट नॉट बिटर, विद अ क्लीन फ्रेश अंडरटोन। लेकिन बेबी का ग्लैंड फुली डेवलप नहीं हुआ था, इसलिए एक्चुअल सेंट थोड़ी सी फेड थी।
जेनेटिक टेस्टिंग से ही कंफर्म हुआ था। शेंदाई ने उसके गोलू चीक पर सॉफ्टली किस किया। क्या कभी किसी ने सोचा था कि एक चाइल्ड के लिए प्यार फील करना इतना इंटेंस हो सकता है? चाहे जितना भी प्यार करो, कम ही लगता है। हाँ, क्यूक्यू के पास लिमिटलेस एनर्जी थी और ऑनेस्टली एक बेबी को पालना सबसे ज्यादा एग्जॉस्टिंग काम था, पर हर पल एक ब्लेसिंग जैसा लगता था। शेंदाई हर एक मोमेंट को ट्रेजर ही करता था। 3 महीने के रेस्ट के बाद उसकी बॉडी भी रिकवर होने लगी थी और अब उसका प्लान था कि जब क्यूक्यू 6 महीने का हो जाए तो उसे कैपिटल ले जाए अपनी ग्रैंडमा से मिलवाने, और फिर अपने प्रोफेसर से भी। 22 सीनियर की मदद से ही तो उसने सब कुछ संभाला था। इंस्टीट्यूट में एंट्री, इक्विपमेंट यूज, एक्सपेरिमेंट डेटा, सब पॉसिबल हुआ उसके टीचर की स्पेशल अटेंशन से। ये जगह उसके लिए एक नई शुरुआत थी। पास से कोई सवाल नहीं करता, कोई उसे पहचानता नहीं, और उसी वजह से उसने अपना सबसे बुरा वक्त सरवाइव किया। लेकिन जब भी क्यूक्यू को देखता उसे लगता जो कुछ भी उसे खोना पड़ा हो वर्थ ही था। डिनर बनाते वक्त जाओदाई और शेंदाई क्यूक्यू के क्यूट मोमेंट्स याद करके हंस रहे थे, और तभी जाओदाई ने कैजुअली कहा, शेन टीचर, कल मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था। उसमें लिखा था कि क्यूक्यू जैसे बच्चे को 3 साल तक अल्फा फेरामोन्स की जरूरत होती है, लेकिन एक और ऑप्शन भी होता है जो सिंथेटिक फेरोमोन से बेटर होता है। शेंदाई थोड़ा सा ठहरा, फिर सॉफ्टली बोला, मुझे पता है, डॉक्टर ने बताया था, पर छोड़ो, अभी तो क्यूक्यू ठीक ही है। वो जानता था कि जाओदाई क्या कहना चाहती थी। एक बेबी के लिए दोनों पेरेंट्स के फेरोमोन्स डेवलपमेंट के लिए जरूरी होते हैं, और अगर नहीं मिले तो उस इंसान के फेरोमोन्स जो बेबी के आसपास रहता है वो उसे सिक्योरिटी देता है, वो भी काफी होते हैं। शायद क्यूक्यू के लिए वो फेरोमोन सोर्स खुद शेंदाई ही बन गया था। क्यूक्यू के आसपास भी सिर्फ एक ही अल्फा बार बार आता था, बाइजिंग-1। पर जब जाओदाई ने कैजुअली कहा कि फेरोमोन सब्स्टिट्यूट अब क्यूक्यू पर काम नहीं कर रहा, तब शेंदाई के अंदर गिल्ट और कॉन्फ्लिक्ट दोनों जाग गए। शेन टीचर, आई फील कि क्यूक्यू को नींद इसलिए नहीं आती क्योंकि उसे सिक्योरिटी का फील नहीं होता। जाओदाई थोड़ा टेंशन में थी। वो बोली, क्यूक्यू का एनर्जी लेवल दूसरे बच्चों से कहीं ज्यादा इंटेंस है, जैसे एक मिनी हरिकेन, और अल्फा होने का नशा क्यूक्यू की छोटी सी बॉडी में ऑलरेडी विजिबल था। शेंदाई का मन चला गया उन लम्हों में जब डॉक्टर ने कहा था कि बच्चा जब माँ की बॉडी से अलग होता है तो उसका खुद का सेंसरी सिस्टम डेवलप होता है, फिर वो अपना कंफर्ट सेंट चूज करता है, और अब क्लियरली वो सेंट सब्स्टिट्यूट फेरोमोन नहीं, 22 सीनियर का सेंट बन चुका था। बट स्टिल, क्या शेंदाई 22 सीनियर से ये कह सकता था कि एक ट्यूब ग्रैंडुलर फ्लूइड दे दीजिए प्लीज, बस फ्री में? शेंदाई का नेचर ही ऐसा था, जरूरत पड़ने पर भी वो किसी को तकलीफ नहीं देना चाहता था। तभी जाओदाई ने उसे थोड़ा झटका देते हुए पूछा, आपने क्यूक्यू का फेरोमोन लेवल टेस्ट नहीं करवाया? शॉक थी वो, क्योंकि हर पेरेंट न्यूबॉर्न का ग्रेड टेस्ट करता था। सी का मतलब वीक, बी मतलब नॉर्मल, और ए सेलिब्रेशन वर्दी, और एस क्लास वंस इन अ जनरेशन। पर शेंदाई ने सिर्फ एक हल्की सी स्माइल के साथ बोला, मैं ग्रेडिंग के खिलाफ हूँ। एक इंसान क्या बनेगा ये उसके बैकग्राउंड, एजुकेशन और मेहनत पे डिपेंड करता है। एक सिंगल डेटा पे किसी को लेबल करना गलत है। अगर वो हेल्दी है, दैट्स इनफ फॉर मी। जाओदाई उसे देख के रुकी, आंखों में जेन्युइन एडमायरेशन लेके बोली, शेन टीचर, आप सच में बहुत अलग सोचते हो, इसीलिए आप इतना कुछ कर पाए। शेंदाई ने सीधा उसकी तरफ देखते हुए कहा, मुझे कुछ भी रेडी मिलके नहीं मिला, पर जो लोग मेहनत करते हैं ना, वो अपनी जगह बना ही लेते हैं। मेरे टीचर प्रोफेसर लू एक बीटा थे, और अब वो दुनिया के टॉप रेयर अर्थ साइंटिस्ट बन गए। जाओदाई का फेस भी प्राइड से ग्लो कर गया। बोली, प्रोफेसर लू तो हमारे आइडल हैं, मैं भी हार्ड वर्क करूंगी। शेंदाई और जाओदाई ने मिलकर बनाई एक जबरदस्त डिनर स्प्रेड, फुल ऑन हार्टी, कंफर्टिंग, होममेड वाइब्स। सब कुछ तैयार था, और जैसे ही घड़ी ने 7 बजाए, टिंग टोंग, अपने ही घर का डोरबेल क्यों बजाते हो? शेंदाई ने हंसते हुए कहा, आज सिर्फ 30 मिनट लेट आए हो।
दरवाजे पे था एक टॉल हैंडसम अल्फा, शार्प फीचर्स, पेल स्किन, लेकिन जीरो फैशन सेंस। लैब कोट पे दाग, शर्ट पूरी व्रिंकल्ड, बस एक क्लासिक रिसर्च नर्ड जो दुनिया को बचाने वाले फॉर्मूले पर काम कर रहा था। ये था बाई जिंगवान, प्रोफेसर लू का सबसे टैलेंटेड स्टूडेंट, एक प्रोडिजी जो 32 की एज में डॉक्टरल सुपरवाइजर बन चुका था और अब गांसू माइनिंग एरिया में स्टारशिप कॉर्पोरेशन का R&D हेड भी। 20 मिनट्स, 10 मिनट तो केक लेने में लगे, बाई ने करेक्ट किया, केक का बॉक्स उठा के दिखाते हुए। दे दीजिए बाई टीचर, मैं ले लेती हूँ। जाई दाई इंस्टेंटली हेल्प करने आ गई। अदाई, क्यों क्यों कहाँ है? शंदाई ने मुस्कुराते हुए दूसरे रूम की तरफ इशारा किया, बोला सो रहा है, आज काफी शांत है, पहले खाना खा लेते हैं। बाई टीचर, आज तो हमने फीस बना दिया है, जाओ दाई प्राउडली बता रही थी। क्रैब भी लिया, लाइव वाला, 300 के ऊपर का है। बाई जिंगवान ने एक छोटी सी स्माइल के साथ शंदाई की तरफ देखते हुए कहा, आज का दिन सच में सेलिब्रेट करने लायक है। 3 वाइन ग्लासेस भर दिए गए थे। शंदाई ने पहला टोस्ट उठाया और थोड़ा इमोशनल होते हुए उसने कहा, आज मुझे बहुत खुशी हो रही है, मेरी थीसिस बस फाइनल होने वाली है और क्यू का 100 डे भी है आज। बाई सीनियर, जाओ दाई, अगर तुम दोनों नहीं होते तो मैं पता नहीं किस हालत में होता। उसकी आंखें हल्की सी भर आई थी ये कहते हुए। 1 साल का दर्द, तन्हा रातें, एग्जॉशन और वो शैडो, जू मोयू का छोड़ा हुआ पेन अभी भी पूरा गया तो नहीं था, लेकिन जब क्यू याद आता था तो उसके अंदर एक नई ताकत भर जाती थी और बाई और जाओदाई की वजह से वो खुद को फिर से इंसान महसूस करता था। जाओदाई शर्मा के बोली, शेन टीचर, मुझे तो आपसे इतना कुछ सीखने को मिलता है और क्यू भी इतना क्यूट है, आप इतना पोलाइट तो मत बनो ना। सीनियर बाई सिर्फ एक सॉफ्ट स्माइल के साथ बोला, डोंट मेंशन इट, ये सब कुछ भी नहीं है। शंदाई ने फिर से ग्लास उठाया, बोला, ये ग्लास सिर्फ तुम दोनों के नाम, और तीनों ने एक साथ टोस्ट किया। एक छोटी सी सेलिब्रेशन में एक बहुत बड़ी जीत छुपी थी। जाओदाई ने क्लैप करते हुए कहा, क्यू का 100 डे, विश करती हूँ कि वो हमेशा हैप्पी रहे, ज्यादा सोए, कम रोए और एक दिन एक हैंडसम गाय बन जाए। शंदाई के चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कुराहट थी, वही मुस्कान जो सिर्फ रहने के लिए नहीं, जीने के लिए होती है। डिनर के बाद जाओदाई किचन में क्लीन अप कर रही थी और लिविंग रूम में क्यू अपने 2 फेवरेट ह्यूमंस के साथ फ्लोर पे खेल रहा था, शंदाई और सीनियर बाई। शंदाई थोड़ा हेसिटेंट था, उसने क्यू को दिन में ज्यादा सोने नहीं दिया था ताकि रात को वो ज्यादा टेंट्रम ना करे, पर जैसे ही क्यू को उठाया गया, फुल ऑन बॉलिंग मोड ऑन, उसका रोना शुरू हो गया था। बट जैसे ही सीनियर बाई ने उसे गोद में लिया, क्यू चुप हो गया। अब उसका मिशन सिर्फ इतना था, सीनियर बाई के शर्ट के बटन्स के साथ खेलना। शंदाई थोड़ा हैरान होकर बोला, लगता है अब ये तुमसे काफी फेमिलियर हो गया है, तुम्हारे साथ ही शांत हो जाता है। सीनियर बाई ने सॉफ्टली क्यू के गाल को पिंच करते हुए बोला, उसे मेरे फेरामोन्स पसंद है। क्यू ने सर उठा के एक धमाकेदार स्माइल दिया, एज इफ कंफर्मिंग, हाँ ये बंदा बेस्ट है। बाई जिंगवान के फेरामोन्स का सेंट था साइबेरियन एल्म, एक फार्म कंफर्टिंग वुडी सेंट जिसे धूप में सुकून मिलता हो, स्ट्रॉन्ग, स्टेडी, जस्ट लाइक हिम। क्या सरप्राइज है कि क्यू इतना अटैच हो गया। क्यू अब काफी ग्लो अप कर रहा था, ना वो डार्क व्रिंगल न्यूबॉर्न रहा, ना वो फ्रजाइल सा इन्फेंट। अब उसके बड़े ब्राइट आईज थे, लॉन्ग लैशेस, सॉफ्ट स्किन और बस एक छोटी सी फ्लफी पोनीटेल जैसा हेयर पैच। बिल्कुल कमर्शियल बेबी जैसा वो क्यूट लगता था। सब कहते हैं कि ये तुम पे गया है, पर शंदाई का दिल कहता था कि जू मोयू के फीचर्स उसमें ज्यादा हैं। बाई ने उसके लेग स्ट्रेच किए, बोला, ये देखो, प्रपोर्शन के हिसाब से इसके ये लॉन्ग लिम्स, टॉल होने वाला है ये। शंदाई हंसा, बोला, हाँ अल्फा है आफ्टर ऑल, स्ट्रॉन्ग और हेल्दी ग्रो कर रहा है। शंदाई बोला, जाओदाई ने कुछ दिन पहले कहा था कि क्यू का एनर्जी लेवल रॉकेट जैसा हो गया है और इसीलिए
शेंदाई नाइट नैनी हायर करने का सोच रहा था। रात भर नींद ना हो तो सुबह काम भी मुश्किल हो जाता है ना। सीनियर बाई कामली एक्सप्लेन करते हुए बोले, हो सकता है कि क्यूक्यू को प्रॉपर सिक्योरिटी फील नहीं होती हो। फिर उसने अपना ब्रीफकेस खोला और एक बंच ऑफ मेडिकल रिसिप्ट्स निकाले। बोला, ये मेरा 100 डे गिफ्ट है क्यूक्यू के लिए। शेंदाई ने पेपर्स उठाए, थोड़ा पजल्ड। हॉस्पिटल की रिसीट? बाई ने स्माइल करते हुए एक्सप्लेन किया, मैंने हॉस्पिटल जाके अपने फेरामोन से सूदिंग एसेंशियल ऑयल्स बनवाए हैं। नर्स ने बोला 3 दिन में रेडी होंगे, ये स्लिप लेके तुम कलेक्ट कर लेना। शेंदाई कुछ सेकंड्स के लिए स्पीचलेस हो गया। सीनियर बाई इतना कुछ कर रहे थे, वो भी बिना किसी ऑब्लिगेशन के। और फिर एक टीजिंग टोन में बाई ने क्यूक्यू के टमी को पोक करते हुए बोला, तुम मुझे डैडी ही मान चुके हो ना। शेंदाई के दिल में गिल्ट और ग्रैटिट्यूड दोनों आ गए थे। वो और बाई यूनिवर्सिटी में इतने क्लोज नहीं थे, फिर भी पहले 1 साल में बाई ने हर कदम पर उसकी मदद की थी, वो भी बिना किसी डिमांड के। शेंदाई ने सॉफ्ट स्माइल के साथ सर हिलाते हुए कहा, सीनियर बाई, मुझे समझ नहीं आता कि मैं कैसे थैंक यू बोलूं। बाई कैजुअली बोला, बस एक छोटी सी ग्लैंड सैंपल ही तो थी, कोई बड़ी बात नहीं। एक वायल का इफेक्ट पूरे साल चलेगा, तब तक क्यूक्यू भी बड़ा होगा, उसे शायद इसकी जरूरत भी नहीं पड़ेगी फिर। शेंदाई ने सॉफ्टली रिप्लाई किया, तो फिर मैं क्यूक्यू की तरफ से भी तुम्हारा शुक्रिया अदा करता हूँ। बाई ने हल्का सा स्माइल दिया, फिर बोला, तुम ऑलरेडी मेरे लिए इतना फ्री का काम कर चुके हो, थैंक्स की कोई जरूरत नहीं। लेकिन जब तुम ठीक हो जाओ तब क्या ऑफिशियली टीम ज्वाइन करने की सोचोगे? शेंदाई थोड़ा सा हेसिटेट हुआ, कुछ कहना चाहता था पर फिर चुप रह गया। बाई ने समझ लिया, बोला, अदाई, लगता है तुम कुछ अवॉइड कर रहे हो। मुझे पता है तुम बात नहीं करना चाहते। प्रोफेसर ने भी कहा था कि प्रेशर मत देना, पर हर किसी का एक पास्ट होता है और हर किसी को आगे बढ़ना होता है। मैं गारंटी नहीं देता कि मैं हेल्प कर पाऊंगा, लेकिन एक स्टेबल जॉब का अरेंजमेंट तो इजीली हो ही सकता है ना। शेंदाई ने हल्का सा बिटर स्माइल के साथ जवाब दिया, हाँ, जॉब तो ढूंढनी ही पड़ेगी, लेकिन सिचुएशन थोड़ी ऑकवर्ड है। मेरी फाइल्स अभी भी कैपिटल के रिसर्च इंस्टीट्यूट में ही है। मेडिकल लीव के बाद मैंने प्रॉपरली रिजाइन भी नहीं किया, तो टैक्स और सोशल सिक्योरिटी ट्रांसफर भी नहीं हो सकता डायरेक्टली। बाई ने सजेशन देते हुए कहा, तो प्रोफेसर को बोलो तुम्हारे साथ चले और प्रोसीजर क्लियर करवा दे, जल्दी हो जाएगा। शेंदाई हंसा, लेकिन उस हंसी में थोड़ी सी थकान थी। बोला, हाँ, वक्त आने पर। उसने मन में सिर्फ जॉब का टेंशन नहीं था, क्यूक्यू का फ्यूचर, दादी माँ की देखभाल और करियर प्लानिंग सब कुछ एक साथ चिल्ला रहे थे। भाई थोड़ी देर चुप रहा, फिर डायरेक्टली बोला, तुम्हारा असली इशू ये सब नहीं, क्यूक्यू है ना। शेंदाई ने बस हल्की सी नजर मिलाई। वो अनस्पोकन ट्रुथ दोनों समझ गए थे। क्यूक्यू का अल्फा फादर। इंडस्ट्री छोटी थी, गॉसिप फास्ट, पर बाई ने कभी प्रेशर नहीं डाला और ये शेंदाई को सबसे ज्यादा मैटर करता था। वो सिर्फ बोला, डोंट वरी, मैं हैंडल कर लूंगा। पर ट्रुथ ये था कि शेंदाई की सेविंग्स रोज कम हो रही थी और बिना इनकम के जीना, चाहे लैंचिंग में हो या कहीं भी, एक अलग लेवल का स्ट्रेस होता है। बाई ने अपना वॉच देखा, फिर बोला, चलना पड़ेगा मुझे, रिपोर्ट कंप्लीट करनी है। पिछले वीक जो तुमने डेटा के बारे में पूछा था, मैं उस पर काम कर रहा हूँ, जल्दी डिस्कस करेंगे। शेंदाई ने क्यूक्यू को गोद में उठाया और बाई को गेट तक छोड़ने गया। क्यूक्यू पहले तो हंसा, पर जैसे ही डोर खुला उसका रोना चालू। उसके छोटे हाथों ने हवा में ग्रैब करना शुरू किया, जैसे सेंस कर गया हो कि कोई इम्पोर्टेंट दूर जा रहा है। शेंदाई ने अपना कान ही पकड़ लिया, बोला, अरे इतना जोर से क्यों चिल्ला रहा है तू क्यूक्यू? बाई हंसते हुए अंदर वापस आया। उसने क्यूक्यू के टाइनी हैंड्स को पकड़ा और सॉफ्ट वॉइस में बोला, बस बस, मैं यही हूँ। क्यूक्यू भी तुरंत चुप, सिर्फ थोड़ा सा ट्रेम्बलिंग लिप्स के साथ बाई को देखता रहा। शेंदाई ने थोड़ा टीज करते हुए कहा, सीनियर, इतना स्पॉइल मत करो इसे, बाद में सिर्फ तुम पर डिपेंडेंट हो गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। बट बाई ने कुछ और सोचा था। वो आगे बढ़ा और बिना कुछ कहे
क्यूक्यू के चीक पर अपना फेस प्रेस किया और अपने फेरामोन्स का एक जेंटल वेव रिलीज किया और सॉफ्ट विस्पर में बोला, गुड बॉय क्यूक्यू, नो मोर फसिंग। वो काम वुडी सेंट वार्मथ और स्टेबिलिटी के साथ शेंदाई के सेंसेस में भी घुस गया, एकदम बिना परमिशन के। जब बाई ने अपना फेस क्यूक्यू के चीक के साथ लगाया और फेरामोन्स रिलीज किए, 1 सेकंड में ही शेंदाई के स्कैल्प में वो टिंगलिंग वेव दौड़ गई। ये क्या? उसके नेक के बैक में वो फैमिलियर चुभन वापस जाग गई थी, वही चुभन जो 1 साल पहले उस सर्जरी के बाद कभी कभी जाग जाती थी, जब उसने बिना एनेस्थीसिया के खुद अपने ग्लैंड से वो मार्क हटवाया था। उसे ना तो वो मोमेंट भूलता था, ना वो दर्द, जब वो एक भेड़ की तरह बेड से बंधा था और चिल्लाने के बावजूद भी डॉक्टर का हाथ कांप रहा था। और आज भी कभी कभी वो शार्प नर्व पेन वापस आता है, जैसे एक साइलेंट रिमाइंडर उसकी उस चॉइस का। फेरामोन्स के लिए उसकी सेंसिटिविटी तब से थोड़ी सी डल हो गई थी। उसका एफिफिलियम सेंट भी अब बेयरली नोटिसेबल था, लेकिन आज उसे बाई फेरामोन्स महसूस हुए थे, एक नॉर्मल साइकोलॉजिकल रिएक्शन। दैट मीन्स ग्लैंड फंक्शन अब शायद वापस रिकवर कर रहा था। और सच बोलूं तो किसी भी इंसान को ये नहीं लगता था कि उनका कोई पार्ट खराब हो, इवन इफ तुम उसे एक्टिवली यूज ना करो। एक वर्किंग बॉडी का अश्योरेंस ही अलग लेवल का होता है। बाई ने एक कदम पीछे लिया और शेंदाई को देखता रहा, बोला, आई एम सॉरी, पर उसकी आंखों में अपॉलॉजी से ज्यादा एक क्यूरियोसिटी थी। शेंदाई ने क्यूक्यू का हाथ हिलाकर बोला, इट्स फाइन, से बाय बाय टू अंकल बाई। जाओ दाई ने अब तक किचन का काम निपटा दिया था, स्ट्रॉबेरीज वॉश करके ले आई और तीनों मिलके टीवी देखते हुए चिल कर रहे थे। आज क्यूक्यू इतना शांत कैसे है? जाओ दाई ने कैजुअली पूछा। शेंदाई ने स्माइल करते हुए कहा, प्रोफेसर बाई के फेरोमोन्स लग गए हैं उस पर। जाओ दाई एक्साइटेड होकर बोली, सुना है उनके फेरोमोन्स साइबेरियन एल्फ जैसे होते हैं, राइट? वार्म और कामिंग। शेंदाई ने सॉफ्टली कहा, हाँ एकदम वैसे ही हैं। जाओ दाई ने थोड़ा टिल करके देखा और प्लेफुल स्माइल के साथ बोली, शेन टीचर, बाई टीचर तुम दोनों के लिए कितना थॉटफुल है ना। मुझे लगता है वो क्यूक्यू को अपना ही बच्चा समझते हैं। शेंदाई सुनकर थोड़ा टेकन अबैक था। ऑफ कोर्स वो समझ रहा था कि जाओ दाई क्या कहना चाहती थी। सीनियर बस थोड़ा रिजर्व्ड है, बस वही प्रॉब्लम है। जाओ दाई ब्लिंक्ड, कुछ बोलने वाली थी, पर शेंदाई की शक्ल देखते ही चुप हो गई। शेंदाई ने बोतल उठाई, क्यूक्यू को लिया और बेडरूम में चला गया। क्यूक्यू ने बोतल मिलते ही ग्रीडीली मिल्क पीना स्टार्ट किया, बट थोड़ी ही देर में उसके आईलिड्स फाइट करने लगे। नींद जीत गई थी। शेंदाई उसे देखता रहा। अननोइंगली एक सॉफ्ट सा स्माइल उसके लिप्स पे आ गया। क्यूक्यू का चेहरा इतना पीसफुल था, इतनी साफ क्लैरिटी थी उसके एग्जिस्टेंस में कि शेंदाई का थका हुआ दिल भी थोड़ा रिचार्ज हो गया। बचपन में ना कोई पॉलिटिक्स नहीं होती, कोई फेरामोनल मैनिपुलेशन नहीं, कोई एक्स हस्बैंड ट्रॉमा नहीं, कोई टैक्स फाइल मेस नहीं। बस एक छोटी सी दुनिया होती है जहाँ दूध मिलता है, नींद आती है और प्यार होता है। शेंदाई के लिए क्यूक्यू सिर्फ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, एक एंकर था। हर दिन उसकी एक नई स्ट्रेंथ देता था ताकि वो अपने डर, पास्ट और प्रेजेंट को फेस कर सके। अब वक्त आ गया है कि मैं सिर्फ सरवाइव ना करूं, पर जीऊं भी, अपने और अपने बच्चे के लिए। हे गाइस, सॉरी, आज एक्सपेरिमेंट करना ही पड़ा क्योंकि आज के एपिसोड में बहुत सारे नए कैरेक्टर्स थे और बाई वाला कैरेक्टर बहुत इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है जो आगे बहुत सारे एपिसोड्स में आएगा। तो ट्राई तो किया है, आप देख के बताइए कि इमेजेस कैसी लग रही हैं, जम रही हैं या नहीं। अगर नहीं तो कुछ और सोचेंगे। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। लाइक और कमेंट जरूर करके जाना। गुड नाइट।